मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं संविधान का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आपको पता है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में उसमें टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कहने का मतलब यह है कि 4 बाद में जोड़ी गई। तो सबसे पहले हम 8 देख लेते हैं और बाद में 4 और देख लेंगे जो जोड़ी गई थी। ठीक है, तो पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची जो है, इसमें भारतीय राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें भारतीय राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरी की अगर मैं बात करूं, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, तो सिंपल अगर याद करना है तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो प्रथम अनुसूची है उसमें क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और जो दूसरी अनुसूची है उसमें क्या है, पेंशन, वेतन, ये याद रखिएगा। तीसरी की बात करें अगर हम, तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। तो पहला फिर से रिपीट करती हूँ, पहले में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन और भत्ता है, तीसरे में शपथ है जिसे हम बोलते हैं ओथ। ठीक है, अब आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें राज्यों और संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है, इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आते हैं हम अपने पांचवी पर। पांचवी अनुसूची की अगर मैं बात करूं, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होती है, उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख है। किसमें? पांचवी में। छठे की अगर मैं बात करूं, पांचवी और छठी हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों ही जनजातियों से संबंधित है। प्रथम पांचवी की अगर मैंने बात की तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। वहीं पर अगर मैं छठी की बात करूं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो इसे अगर हमें याद करना है तो ATMM कर सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये हो गया छठी अनुसूची। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बार बार बोलने से याद हो जाएगा। इसमें और एक चीज मैं आपको बता दूं, छठी अनुसूची में यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 अक्टूबर 2007 को दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद, दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को शामिल किया गया। और इससे संबंधित अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो 244 और 275(1). ठीक है, तो दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को इसमें शामिल किया गया अक्टूबर 1, 2007। ठीक है, ये छठी थी। आता है हमारा सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के बंटवारे के बारे में उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, आपको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कहने का मतलब यह है कि संघ सूची में जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उस पर कौन कानून बनाएगा? संघ, यानी कि केंद्र सरकार। और जो राज्य सूची है उसमें जो विषय है उस पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। और बचा हुआ जो अवशिष्ट है वो किसमें डाल दिया गया था? समवर्ती में। अब मुद्दा यह है कि समवर्ती पे कौन बनाएगा? समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं
और अगर दोनों में बनाए गए कानून में समानता आ जाती है तो मान्य किसका होगा? केंद्र का होगा। और जैसे ही केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है तो राज्य सरकार जो कानून बनाती है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अब मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, ये जो संघ सूची है, स्टार्टिंग में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 103 इंक्रीज हुआ है। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 थे, अभी 61 हो गए, यानी इसमें से माइनस हुआ है। और अगर समवर्ती की बात करूं तो समवर्ती में कितने विषय थे? 47 थे और 51 हो गए। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो संघ सूची है उसमें क्या क्या चीजें आती है, विषय क्या होता है? प्रतिरक्षा, बोल देती हूं मैं, प्रतिरक्षा, युद्ध, विदेश मामले, रेलवे, वायु, मुद्रा इत्यादि, ये सब इसमें आते हैं, इसके विषय होते हैं। राज्य की बात करूं तो राज्य में क्या क्या आ सकता है? राज्य में आ सकता है पुलिस, स्थानीय प्रशासन, जेल खाना, सिंचाई एंड भू राजस्व, ठीक है, एंड भू राजस्व। समवर्ती की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आता है? जनसंख्या नियंत्रण, समाचार, वन, शिक्षा आदि, ठीक है। तो ये जो विषय है थोड़ा सा जानना चाहिए क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये हमारी 7वीं अनुसूची होगी। अब आते हैं हम 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची में अभी मैंने बोला कि जब जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल कितने विषय थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी? तो मैंने बताया कि 8 थी, बाद में 4 और जोड़ी गई थी, तो लास्ट ये है, ठीक है। ये देख लेते हैं 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 उनका उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में कितने थे? 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस थी। लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और जिसके तहत सिंधी को और 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो ये थी हमारी 8वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं कि बाद में जो 4 और जोड़े गए, क्योंकि वर्तमान में टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, तो हम देखेंगे 4 और जो जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए 9वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो संविधान में इस अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसके तहत ही क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें टोटल 284 विषय थे। एक चीज और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में पहले क्या था कि चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी। लेकिन 11 जनवरी 2007, आई रिपीट, संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007, 11 जनवरी 2007 को संविधान की पीठ के एक निर्णय के द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। समझ में आया? चलिए अब अगले पे आते हैं। 10वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। 10वीं अनुसूची ये दल बदल से, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है। संविधान में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, कब हुआ? 1985 लिखा हुआ है।
1985 के द्वारा जोड़ा गया इसे। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। एक चीज याद रखेगा, दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय कौन लेता है? सदन का अध्यक्ष या सभापति, ठीक है, उसका अंतिम निर्णय होता है। 11वीं सूची और 12वीं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान में 73वां संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29 विषय थे, ठीक है। उसके बाद 12वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, इसमें ये पंचायती राज से संबंधित 29 विषय थे। अब मैं बताती हूँ, ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, यह संविधान में 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 1993 के द्वारा जोड़ा गया। ईयर सेम था और इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जो नगर पालिकाएं वगैरह होती है उससे संबंधित था, को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। याद करने के लिए सबसे अच्छा 11वीं और 12वीं। यहाँ पे अगर 29 है, आपको पता है 73वां संविधान संशोधन, उसमें 29 विषय थे, तो 29 यहाँ पे कुछ मत करिए, 29 में बीच में मल्टीप्लाई का लगाइए, 2 9 का क्या होता है 18, तो 74 में कितना हो गया? 18 हो गया। समझ में आया? 18 हो गया 74th में। तो ये हमारी टोटल अनुसूचियां थी, ठीक है। हमने जो देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे 1-2 बार पढ़िएगा, माइंड में रिकॉल करने से बार बार याद हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं पंचायती राज से संबंधित एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।